जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला में। दोस्तों, भारतीय इतिहास पर आधारित प्रश्नों की जो लेक्चर श्रृंखला हम लोगों ने शुरू की है, इसका आज का हमारा ये 19वां लेक्चर है। और अब तक हम प्राचीन भारतीय इतिहास के लगभग सभी टॉपिक पर डिस्कशन कर चुके हैं, उससे संबंधित प्रश्नों को देख चुके हैं इन डिटेल में। इसके बाद हम लोगों ने सल्तनत काल तक के जो मध्य काल की हम बात करें तो उन प्रश्नों को भी चर्चा कर लिया है। अब सल्तनत काल के दौरान एक और इंपॉर्टेंट साम्राज्य की बात करेंगे आज हम, जो दक्षिण भारत में स्थापित होता है। और इसको आप एक विस्तृत दक्षिण भारत में हिंदू साम्राज्य के तौर पर भी देखते हैं, जिसका अंत 25 जनवरी 1565 के आसपास तालीकोटा या राक्षस तंगड़ी के युद्ध के साथ हो जाता है। तो आज हम इसी साम्राज्य के बारे में बात करेंगे, जिसे हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानते हैं। अगर हम विजयनगर साम्राज्य की पूरे ड्यूरेशन की बात करें दोस्तों, तो याद रखेंगे ये लगभग 1336 से 1646 तक चलता है। लेकिन इसका इंपॉर्टेंट जो निर्णय है वो 1565 के आसपास ही आ जाता है। उसके बाद झुलमुल शासक जो है वो थोड़ा बहुत शासन करते रहे। हम विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत 4 प्रमुख वंशों को देखेंगे जो इसके अंतर्गत आते हैं, संगम से लेके अरागुडु तक। ये लंबे बहुत इंपॉर्टेंट वंश रहे हैं, जिसमें संगम वंश की हम बात कर लें और तुलु वंश की हम बात कर ले तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वंश के तौर पर हमें दिखाई पड़ते हैं दक्षिण भारत के इस विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत। ये लेक्चर भी हमारा 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में हम कुछ आसान से बहुत इजी से क्वेश्चंस देखेंगे जो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित होंगे, और दूसरे पार्ट में हम थोड़ा सा लेवल बढ़ाकर देखने वाले हैं। ठीक है, तो आज का ये पार्ट 1 है जिसमें हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में देखने वाले। क्लियर? चलिए तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हम देखें तो 1336 के आसपास हुई थी। लेकिन विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जब 1336 हम देखते हैं, इसकी पूरी पृष्ठभूमि को समझना होगा। अगर हम पृष्ठभूमि को देखें तो इस समय हम देखें तो सल्तनत काल का दौर है। और अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहां हमें तुगलक वंश का शासन देखने को मिलता है। और तुगलक वंश के शासन की हम बात करें दोस्तों, तो इस समय MBT मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो शासक हुआ करता है। मोहम्मद बिन तुगलक दक्षिण में एक अभियान करता है। इस अभियान के बाद कहीं ना कहीं हम बोल सकते हैं कि एक विद्रोह को दमन करता है, और उस विद्रोह को दमन करके यहां से हरिहर और बुक्का नाम के 2 लोगों को लेकर उत्तर में आ जाता है। जब हरिहर और बुक्का को लेकर उत्तर में आता है तो उन्हें इस्लाम धर्म स्वीकार करवा दिया जाता है, और हरिहर और बुक्का मोहम्मद बिन तुगलक की सेना में इंपॉर्टेंट पदों पर, मतलब सेनापति के तौर पर स्थापित हो जाते हैं। ठीक है, अब एक बार ऐसा होता है कि लगभग हम बात करें 1335 के आसपास, 1335 के आसपास जो मदुरा है दक्षिण में, यहां पे एक विद्रोह हो गया। यहां पर एक व्यक्ति ने, एक यहां का जो गवर्नर था, उसने विद्रोह कर दिया और स्वतंत्र होने की कोशिश की। इस विद्रोह को दबाने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, हरिहर को व बुक्का को, हरिहर और बुक्का ये दोनों जो भाई थे, इन्हें सेनापति बनाकर भेज दिया। हरिहर और बुक्का दोनों दक्षिण में आते हैं, इस विद्रोह को दबा देते हैं। लेकिन इसी समय हरिहर और बुक्का का सामना होता है विद्यारण्य। विद्यारण्य नाम के जो संत थे, इन संत से हरिहर और बुक्का जो है इनकी मुलाकात होती है, और इन संत से ये बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इनके प्रभाव में आकर इनको प्रेरणा मिलती है कि भाई तुम इतने योग्य हो, वीर हो, साहसी हो, और कहीं ना कहीं तुम अपनी योग्यता के आधार पर दक्षिण में एक अलग साम्राज्य बना सकते हो। काय को उत्तर में जाके और एक अलग अपना धर्म बदलकर ही किसी और के अंडर में रह रहे हो। तो कहीं ना कहीं विद्यारण्य जो संत से, इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, और प्रभावित होने के बाद ही अपने पिता के नाम पर इन्होंने संगम वंश जो है, संगम साम्राज्य जो है उसकी नींव रख दी। और यहां से आपको विजयनगर साम्राज्य जो है वो दिखाई पड़ता है लगभग 1336 के आसपास से। संगम इनके पिता का नाम था, याद रखना, उनके नाम पर इन्होंने इस वंश की नींव रखी थी। अब हरिहर और बुक्का जो थे, इन्होंने वापिस इस्लाम को छोड़कर हिंदू धर्म में कहीं ना कहीं ये प्रवीण हो गए, और उसके बाद इन्होंने दक्षिण में एक हिंदू साम्राज्य की नींव रखी जो लंबे समय तक दक्षिण में चलता है। और ये कब स्थापित हुआ था? 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक जब दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था उस समय। तो ये आपने पृष्ठभूमि देखी कि किस प्रकार से हरिहर और बुक्का ने संत विद्यारण्य से प्रेरित होकर दक्षिण में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, और इसका पहला वंश जो था वो संगम वंश था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। इस वंश की जो राजधानी थी दोस्तों वो हम्पी थी। हम्पी इसकी राजधानी थी, जो वर्तमान में हम बात करें तो कर्नाटक का क्षेत्र बनता है। और इन्होंने
तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अपने इस साम्राज्य की नींव रखी थी। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछे कि इनकी राजधानी क्या थी तो बोलेंगे हम्पी, और कौन सी नदी के किनारे पर इन्होंने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी तो बताएंगे तुंगभद्रा नदी के किनारे पर अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। और एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि हरिहर और बुक्का दो भाई थे ना, तो यहां पर पहला शासक जो बनता है वो हरिहर प्रथम बनता है। ठीक है, जब इन्होंने साम्राज्य की नींव रखी तो इस साम्राज्य का जो पहला शासक बना था वो हरिहर प्रथम बना था 1336 में, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है सूची 1 जिसमें वंश दिए हैं, सूची 2 जिसमें संस्थापक दिए, इनके बारे में हमें बात करना है। जैसा कि हमने कहा कि विजयनगर साम्राज्य का प्रारंभ 1336 से होता है और यहां आपको अलग अलग 4 वंश दिखाई पड़ते हैं। सबसे पहले आपको संगम वंश दिखता है जिसकी स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने की थी अपने पिता के नाम पर। ठीक है, इसके बाद दिखता है आपको सालू वंश जो सालू नरसिंह के द्वारा स्थापित किया गया था। उसके बाद तुलु वंश दिखता है जिसमें वीर नरसिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और अंतिम आरावीडु वंश था जो तिरुमल के द्वारा स्थापित किया गया। तो क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित में से कौन से वंश का संबंध विजयनगर साम्राज्य से नहीं है, तो इन चारों के अलावा कोई और अगर नाम आता है तो उसका संबंध विजयनगर साम्राज्य से नहीं रहेगा, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य जो रहा है इसमें संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश का शासन रहा है। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का, सालू वंश की सालू नरसिंह, तुलु वंश की वीर नरसिंह और अराविडु वंश की स्थापना तिरुमल ने की थी। ये आप लोगों को ध्यान रखना। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है आपका सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ आपको दिए हैं पुर्तगाली यात्री और दूसरी तरफ दिए हैं शासक। मतलब ये कि कौन सा पुर्तगाली यात्री किस समय कौन से शासक के दरबार में आया था, ये आपको यहां पर बताना है। तो यहां सबसे पहला नाम दिया है दुआर्ते बारबोसा। दुआर्ते बारबोसा की जब आप बात करते हैं तो ध्यान रखेंगे कृष्णदेव राय के समय ये आया था। डोमिगो पाएस पीज 1520 में ये भी कृष्णदेव राय के समय आया था। फरनाओ नुनीज 1535 के आसपास अच्युतदेव राय के समय आया था। सीजर फेडरिक 1567 में सदाशिव राय के समय आया था। तो ये सभी पुर्तगाली यात्री थे। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, पर्टिकुलर इनको लेकर भी पूछ सकता है, ऐसी जोड़ी भी दे सकता है। पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ सकता है फरनाओ नुनीज किसके दरबार में आया था, सीजर फेडरिक कहां से आया था, किसके दरबार में आया था, कब आया था, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा। तो सूची समेत इसको याद रखना है आप लोगों को। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है इतालवी यात्री निकोलो दी कोंटी। निकोली दी कोंटी जो है वो 1420 में भारत आया था। इसने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी। तो निकोली कोंटी को लेकर क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निकोली कोंटी को लेकर एग्जाम में प्रश्न पहले भी आए और अब भी आ सकते हैं। और याद रखिएगा जब देवराय प्रथम विजयनगर के सम्राट थे, इनके समय 1420 में निकोली कोंटी ने विजयनगर की यात्रा की थी और ये इतालवी नागरिक था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। अगर मैं देवराय प्रथम की बात करूं दोस्तों तो 1406 से लगभग 1422 तक देवराय प्रथम का शासन हमें विजयनगर साम्राज्य में देखने को मिलता है। और ये वो शासक था देवराय प्रथम जिसने तुंगभद्रा नदी पर, याद रखिएगा तुंगभद्रा नदी जो है यहां पर बांध बनाया था। और आप लोग भली भांति समझते होंगे कि यदि आप बांध बनाते हैं तो बांध बनाने का उद्देश्य क्या है। बांध बनाने का उद्देश्य सिंचाई होता है, बांध बनाने का उद्देश्य पीने के पानी की उपलब्धता होता है, बांध बनाने का उद्देश्य मछली पालन को बढ़ावा देना होता है, बांध बनाने का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना होता है, बांध बनाने का उद्देश्य इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना होता है। तो उस समय इसने सिंचाई के लिए, नहर व्यवस्था के लिए, सिंचाई व्यवस्था की दृष्टि से हम देखें तो देवराय प्रथम ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाया और इससे कई सारे नहरें निकाली थी। मतलब ये विजयनगर साम्राज्य का वो शासक था जिसने सिंचाई के लिए बेहतर प्रबंध करने का प्रयास किया। नहरों का विकास अगर किसी ने किया था तो वो देवराय प्रथम था सबसे पहले जिसने किया है। ठीक है, अब यहां समझिए कि हरिहर द्वितीय जो है इसके बाद हम देखें तो देवराय प्रथम शासक बनता है। मतलब हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम के पहले कौन शासक था, हरिहर द्वितीय। हरिहर द्वितीय जो है इसके बाद हम देखें तो देवराय प्रथम को आप इस वंश का वास्तविक शासक के तौर पर देखते हैं क्योंकि इसने उस प्रकार के रिफॉर्म्स किए थे। तो ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, समझिए ये क्वेश्चन जो है वो आईएमपी है क्योंकि एग्जाम में पहले भी कई बार आ चुका है। निकोली कोंटी जो है वो कब आया था, 1420 में। किसके दरबार में आया था, देवराय प्रथम के दरबार में आया था। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत
अब्दुल रज्जाक 1443 में किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली बात तो ये फारस का राजदूत था अब्दुल रज्जाक, जो 1443 में आया था। तो एग्जाम में सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछ लेगा कि अब्दुल रज्जाक भारत में कहां से आया था? फारस से आया था। कब आया था? 1443 में। कौन से साम्राज्य में? विजयनगर साम्राज्य में। अब विजयनगर साम्राज्य में किसके दरबार में आया था? तो देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जब विजयनगर का शासक था, लगभग हम बात करें 1425 से लेकर 1446 ईस्वी के बीच में, इस बीच में देवराय द्वितीय ने विजयनगर में शासन किया और इसके शासनकाल में ही अब्दुल रज्जाक को मिर्जा शाहरुख ने भेजा था अपने राजदूत के तौर पर। और ये बहुत इंपॉर्टेंट शासक माना गया है क्योंकि इसने हाथी का शिकारी, हाथियों का शिकारी, याद रखिए हाथियों का शिकारी, इसको लेकर उपाधि दी गई थी किसको? देवराय द्वितीय को, जिसका मतलब होता है गज ए बेटकर। तो गजे बेटकर की उपाधि किसको दी गई थी? गजे बेटकर के नाम से कौन जाना गया? देवराय द्वितीय माना गया था। ध्यान रखेंगे, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आईएमपी क्वेश्चन है कि गजे बेटकर के नाम से विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक प्रसिद्ध रहा था? तो आपको उत्तर देना है देवराय द्वितीय जो है वो गजे बेटकर अर्थात हाथियों के शिकारी के तौर पर फेमस हुआ था। और दूसरी बात, ये वो व्यक्ति था जिसने अपनी सेना में 2000 से ज्यादा, याद रखिए 2000 से ज्यादा मुस्लिमों को अपनी सेना में शामिल किया था, है ना। 2000 से ज्यादा मुस्लिमों को सेना में शामिल करने वाला अगर कोई शासक था तो वो कौन था? देवराय द्वितीय था। न केवल इसने इन्हें सेना में शामिल किया बल्कि इन्हें जागीरें भी प्रदान की थी। मतलब इन मुसलमानों को जागीरदार बना दिया था किसने? देवराय द्वितीय ने। ये आपको ध्यान रखना है। देवराय द्वितीय जो है एक विद्वान भी था। इसने महानाटक, याद रखिए महानाटक सुधा निधि, महानाटक सुधा निधि नाम का जो ग्रंथ है, संस्कृत का ग्रंथ है ये देवराय द्वितीय ने लिखा था। तो देवराय द्वितीय जो था एक विद्वान व्यक्ति भी था जिसने महानाटक सुधा निधि नाम का संस्कृत में ग्रंथ लिखा था। गजे बेटकर की उपाधि धारण की थी, हाथियों का शिकारी कहलाया, मुस्लिमों को सेना में भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की। और यह भी ध्यान रखिएगा कि इसके समय अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था, या एक राजदूत के तौर पर विजयनगर साम्राज्य में आता है अब्दुल रज्जाक लगभग 1443 के आसपास। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे? कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगालियों के साथ दिखाई पड़ते हैं। याद रखिए 1498 में हम देखें तो वास्को डी गामा जो है वो भारत आने वाला पहला पुर्तगाली नाविक था। इसके बारे में ये कहते हैं कि इसने दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण में केप ऑफ गुड होप जो है, आशा अंतरिक्ष जो है, यहां से होते हुए भारत यूरोप के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी। और ये जो है ये एक लंबी यात्रा के बाद केरल के कालीकट तट पर पहुंचता है, जहां राजा जमोरिन इसका स्वागत करते हैं। राजा जमोरिन की सहायता से, उनकी पूर्व अनुमति के साथ ही ये भारत में मसालों का व्यापार प्रारंभ करता है। तो वास्को डी गामा के रूप में पहला पुर्तगाली भारत में आता है और इसके बाद हम देखें एक के बाद एक पुर्तगालियों का भारत में आगमन शुरू हो गया। और इस समय हम बात करें तो कहीं ना कहीं विजयनगर साम्राज्य जो है इसका शासन था। और विजयनगर साम्राज्य की हम बात करें दोस्तों तो कृष्णदेव राय जो थे वो एक महत्वपूर्ण शासक के तौर पर दिखाई पड़ते हैं। अगर हम बात करें कृष्णदेव राय का संबंध तो दोस्तों तुलु वंश जो है इससे संबंध थे कृष्णदेव राय। और तुलु वंश की स्थापना जो है वो वीर नरसिंह ने की थी। याद रखिए वीर नरसिंह जो है इसने तुलु वंश की स्थापना लगभग 1505 ईस्वी के आसपास की थी। तो 1505 ईस्वी के आसपास तुलु वंश की स्थापना वीर नरसिंह के द्वारा की गई थी। और इसी तुलु वंश में लगभग 1509 से लेकर 1529 तक किसका शासन रहता है? कृष्णदेव राय का शासन रहता है। कृष्णदेव राय जो थे वो पूरे केवल तुलु वंश के नहीं, हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ तुलु वंश के तो ठीक है, पूरे विजयनगर साम्राज्य के अगर सबसे महानतम शासक के तौर पर जाने गए
तो वो कृष्णदेव राय जाने गए। कृष्णदेव राय जो थे वो वैष्णव धर्म को मानते थे। कौन से धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को मानते थे, और जिसके आराध्य देव विष्णु जी थे, इन्होंने इससे संबंधित कई सारे मंदिरों का निर्माण दक्षिण में करवाया, ये याद रखिएगा। और कहीं ना कहीं हम बोले तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। बाबर के समकालीन कौन थे? कृष्णदेव राय थे। बाबर की जो आत्मकथा है, याद रखिए, बाबर की आत्मकथा कौन सी है? बाबरनामा, ठीक है, जिसको आप तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जानते हैं। तो बाबरनामा में बाबर खुद लिखता है कि अगर भारत में दक्षिण में कोई सबसे शक्तिशाली सम्राट है तो वो कृष्णदेव राय रहा। तो बाबर के समकालीन थे। बाबरनामा में बाबर ने इनके बारे में उल्लेख भी किया है। और ये भी समझिए कि कृष्णदेव राय जो थे उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे। ये अष्टदिग्गज कौन थे? तो अष्टदिग्गज जो थे वो आठ प्रसिद्ध कवि थे। कौन सी भाषा के? तेलुगु भाषा के कवि थे। मतलब तेलुगु भाषा के उत्थान का, चरमोत्कर्ष का काल अगर माना जाता है तो वो कृष्णदेव राय का काल माना जाता है। इस समय तेलुगु साहित्य जो है वो बहुत बड़े स्तर पर रचना की जाती है। तो कृष्णदेव राय जो थे वो सबसे शक्तिशाली शासक थे। कौन से वंश से संबंधित थे? तुलु वंश से संबंधित थे, जिसकी स्थापना वीर नरसिंह ने 1505 में की थी। और 1509 से 1529 तक विजयनगर साम्राज्य में तुलु वंश के अंतर्गत कृष्णदेव राय का शासन रहा। और इनके स्पेशल संबंध आपको पुर्तगालियों के साथ देखने को मिलते हैं। और इनके समय पुर्तगाली जो राजदूत थे वो बार बार भारत आए थे। इनका एक कनेक्शन हमें दिखाई पड़ता है पुर्तगालियों के साथ। व्यापारिक संबंध है वो हमें दिखाई पड़ते हैं। राजनीतिक संबंध हमें दिखाई पड़ते हैं किसके साथ? पुर्तगालियों के साथ। ठीक है, आगे बढ़े। अगला प्रश्न है दोस्तों, विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य स्थापित किया था हरिहर और बुक्का ने 1336 में। और ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, बहमनी राजाओं की राजधानी थी। दोस्तों एक तरफ हम देखें तो दक्षिण में मोहम्मद बिन तुगलक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करते हैं हरिहर और बुक्का। दूसरी तरफ हम देखें तो लगभग 1347 के आसपास गुलबर्गा को राजधानी बनाकर, किसको राजधानी बनाकर? गुलबर्गा को राजधानी बनाकर एक और साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका नाम था बहमनी साम्राज्य। याद रखिए, बहमनी साम्राज्य की राजधानी क्या थी? गुलबर्गा थी। और कब इसकी स्थापना हुई? 1347 में। और अलाउद्दीन बहमन शाह, याद रखिए, अलाउद्दीन बहमन शाह, ये अलाउद्दीन बहमन शाह जो था, जिसको आप हसन गंगू के नाम से भी जानते हैं, हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाही है। तो हसन गंगू हो या आप बोल सकते हैं कि अलाउद्दीन बहमन शाह हो या फिर जफर खां हो। जफर खां भी इसी का नाम था, अलाउद्दीन बहमन शाह भी इसी का नाम था, और हसन गंगू, याद रखिए नाम भी याद रखना, हसन गंगू, ये तीनों ये एक ही व्यक्ति का नाम है। क्योंकि इसने उपाधि ली थी अलाउद्दीन बहमन शाह। अब बहमन यहां था तो इसकी जो साम्राज्य था वो बहमनी साम्राज्य के तौर पर जाना गया। तो एक तरफ 1336 में दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य आता है। और ये विजयनगर साम्राज्य जब आया तो हरिहर और बुक्का ने स्थापित किया। इसी के बाद देखें लगभग 11 वर्षों में 1347 में अलाउद्दीन बहमन शाह जो है वो बहमनी साम्राज्य की स्थापना करता है। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी हुआ करती थी और बहमनी साम्राज्य की राजधानी गुलबर्गा हुआ करती थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय दो आपको अलग अलग स्वतंत्र राज्य दक्षिण में देखने को मिलते हैं। लेकिन यह भी समझिए कि बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के बीच दक्षिण में लगातार संघर्ष चलता रहा। तो अगर एग्जाम में पूछता है कि इन दोनों के बीच संघर्ष कितने दिन चला, तो मान लीजिए कि लगभग अंत तक हमें बोल सकते हैं विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के राज्यों के बीच में संघर्ष दिखाई पड़ता। अब यहाँ एक और चीज समझिएगा कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना जिस हसन गंगू ने की, इसमें पूरा के पूरा जो बहमनी साम्राज्य है, पूरा क्षेत्र जो है वो आपको कितने भागों में? 4 प्रांत में दिखाई पड़ता है। बहमनी साम्राज्य में आपको बाद में कितने प्रांत दिखाई पड़ते हैं? 4। एक प्रांत जो था उसका नाम था गुलबर्गा, दूसरे प्रांत का नाम था बीदर, तीसरे का था बरार और चौथे का नाम था दौलताबाद। तो पूरे के पूरे इस साम्राज्य को 4 प्रांतों में बांट दिया, गुलबर्गा, बीदर, बरार, दौलताबाद। और
गुलबर्गा जो थी इन बहमनी साम्राज्य के शासकों की राजधानी थी, जिनका लंबे समय तक विजयनगर साम्राज्य के शासकों के साथ संघर्ष चलता रहा। एक प्रकार से दोनों एक दूसरे के क्षेत्र को जीतना चाहते थे, अपने साम्राज्य में मिलाना चाहते थे, लेकिन दोनों के दोनों साम्राज्यों की जो स्थापना हुई है स्वतंत्र रूप से, वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय ही हुई थी। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहां पाए जाते हैं? तो याद रखेंगे हम्पी में पाए जाते हैं। हम्पी में पाए जाते हैं, जो कि कर्नाटक के पूर्वी हिस्से में है। ठीक है। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो ध्यान रखेंगे कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के वो पहले शासक थे जिन्होंने पुर्तगालियों के साथ संबंध स्थापित किए, उनके साथ संधि की थी। क्लियर। और ये भी याद रखिएगा कि अगर हम साहस की दृष्टि से देखें, पराक्रम की दृष्टि से देखें, ऐश्वर्य की दृष्टि से देखें, शक्ति की दृष्टि से देखें, तो विजयनगर साम्राज्य का जो चरमोत्कर्ष रहा है वो कृष्णदेव राय के समय रहा है, ये भी ध्यान रखेंगे। और कृष्णदेव राय जो थे, इन्होंने यहां याद रखिएगा यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता कि यवन राज स्थापनाचार्य की उपाधि किसने ली थी, तो यहां विजयनगर साम्राज्य ने बहमन शासकों को हराया था और उसके बाद इसने यवन राज स्थापनाचार्य की पदवी भी ली थी। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया था, जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरश्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखेंगे किसने, याद रखिए किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। यहां क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा मोहम्मद आदिल शाह। मोहम्मद आदिल शाह का नाम आएगा। मोहम्मद आदिल शाह की जब हम बात करते हैं दोस्तों, देखिए मोहम्मद आदिल शाह जो है वो कौन था? तो याद रखिए कि ये व्यक्ति बहमनी साम्राज्य में बोल सकते हैं कि पीएम के पद पे था, है ना। बहमनी साम्राज्य में किसके यहां पर? तो याद रखेंगे महमूद गवा के यहां पर। जो बहमनी साम्राज्य का व्यक्ति रहा जिसका नाम था महमूद गवा, इनके यहां पर प्रधानमंत्री के पद पर मौजूद था। और एक और चीज याद रखिएगा कि इसकी धोखे से हत्या हो गई, और इसकी धोखे से जब हत्या हो गई उसके बाद ये बहमनी साम्राज्य का जो हिस्सा है वहां पर अराजकता देखने को मिली, और पूरा के पूरा जो साम्राज्य है वो कितने भागों में बढ़ गया? 5 भागों में बट गया। अब पूरा के पूरा जो साम्राज्य है वो कितने भागों में बढ़ गया? 5 भागों में बढ़ गया, जिसमें पहला भाग था अहमदनगर, एक भाग था बीजापुर, तीसरा भाग था गोलकुंडा, चौथा भाग था बीदर, और फिर 5वां भाग देखने को मिला आपको बरार। मतलब 4 प्रांतों में विभक्त था, लेकिन बाद में आपको यहां पर 5 प्रांत देखने को मिलते हैं। अब ये अलग अलग 5 प्रांतों में बढ़ गया। यहां हम बात करें दोस्तों बीजापुर की, तो यहां यूसुफ आदिल शाह नाम का व्यक्ति था। ये जो यूसुफ आदिल शाह था, इसने लगभग 1849 में बीजापुर जो है यहां पर स्वतंत्र राजवंश की स्थापना की। तो यहां पर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि पूरा के पूरा जो साम्राज्य था वो कितने भागों में बढ़ गया था बहमन क्षेत्र का? तो बोले 5 भागों में। कौन से 5? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार। यहां आपको यूसुफ आदिल शाह दिखाई पड़ेगा, जिसने 1849 में बीजापुर में एक स्वतंत्र राज्य के तौर पर स्थापना की, और यहां से शुरू होता है बीजापुर में आदिल शाही वंश का शासन। अब ये आदिल शाही वंश का जो शासन हुआ, इस आदिल शाही वंश में जो बीजापुर का सुल्तान हुआ, इसकी शादी हो गई अहमदनगर में। याद रखिए अहमदनगर जो है, यहां हुसैन निजाम शाही वंश चलता था। अहमदनगर में कौन सा वंश चल रहा था? हुसैन निजाम शाही। यहां इनकी बेटी थी जिसका नाम था चांद बीबी। तो चांद बीबी से जैसे इसकी शादी हुई तो चांद बीबी बीजापुर की रानी बन गई। तो बीजापुर की रानी के तौर पर, वास्तविक शासिका के तौर पर आपको कौन दिखाई पड़ती? चांद बीबी। और इसी समय पे आप देखते हैं कि मोहम्मद आदिल शाह जो है इनका बीजापुर में गोल गुंबज निर्माण की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो मैंने पूरा के पूरा यहां पर आपको इनका डिटेल बता दिया। एग्जाम में पूछेगा कि जो आदिल शाही वंश उसकी स्थापना कब हुई? 1849 में। किसने किया? यूसुफ आदिल शाह ने।
चांद बीबी का संबंध कहां से था? अहमदनगर से था, और वहां के निजाम शाही वंश की बेटी थी कौन? हुसैन निजाम शाही की बेटी थी चांद बीबी, जिसकी शादी बीजापुर में हुई, और बीजापुर में चांद बीबी का आपको शासन दिखाई पड़ता है। और यहीं पर आपको गोल गुंबज की स्थिति भी दिखाई पड़ती है, जो विश्व की दूसरी बड़ी गोल गुंबज है। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? मैंने बताया बाबर। बाबर की आत्मकथा जो थी वो थी बाबर नामा, तुजुके बाबरी, जो उसने तुर्की अपनी मातृभाषा में लिखी थी। बाबर जो है वो फारसी भाषा को भी जानता था, अरबी भाषा को भी जानता था। मुगल साम्राज्य में हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन यहां समझिए कि बाबर ने अपनी आत्मकथा मुंबईयान शैली में तुजुके बाबरी लिखी, और उसी में कहा गया कि यहां भारत में हम देखें तो कृष्णदेव राय जो थे वो सबसे शक्तिशाली शासक थे। तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को सबसे शक्तिशाली शासक के तौर पर वर्णित किया है। तो बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय। हम्पी, तिरुवनमले, चिदंबरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए राय गोपुरम का निर्माता कौन है? तो याद रखिएगा कृष्णदेव राय ने इन सभी मंदिरों के सामने राय गोपुरम का निर्माण करवाया था। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हरिहर और बुक्का के पिता का नाम संगम था। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, उनका नाम क्या था? तो माधव बोल सकते हैं, विद्यारण्य जो थे, इनके कहने के प्रभाव में आकर हरिहर और बुक्का ने तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हिंदू साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी 1336 में। विजयनगर का अपने स्थापना से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा? तो बहिमनी साम्राज्य के शासकों के साथ विजयनगर का लगातार संघर्ष चलता रहा था। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके समय से होता है? तो हरिहर और बुक्का ने जैसे ही विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी, लगभग 10-11 साल निकले और बहमनी साम्राज्य की नींव भी रख दी गई बहमन शाह के द्वारा। तो यहां पर उसके बाद से हम देखें तो लगातार आपको संघर्ष देखने को मिलते। तो हरिहर और बुक्का के समय से ये संघर्ष चलते आ रहे थे, जो अंत तक चलते रहे। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था? तो कालीकट। कालीकट जो केरल का है, ये मालाबार तट के अंतर्गत आता है, जहां पर वास्को डी गामा सबसे पहले आया था, और राजा जमूरिन जो चेर राजवंश के थे, इन्होंने इसका स्वागत किया था। ठीक है। मीनाक्षी मंदिर कहां है? दोस्तों मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। याद रखिएगा मीनाक्षी मंदिर जो है ये मदुरई में है, और ये कहां है दोस्तों? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मदुरई जब हम जाते हैं तो यहां पर आपको मीनाक्षी मंदिर देखने को मिलता है। और इसकी अगर हम देखें तो पांड्यन राजा थे, पांड्य जो राजवंश था उसके राजा थे, जिनका नाम था कुलशेखर। कुलशेखर, ये कुलशेखर ने लगभग 6वीं शताब्दी में हम बात करें तो मीनाक्षी मंदिर का निर्माण करवाया था। यहां पर मीनाक्षी का अर्थ क्या है? तो याद रखेंगे, इसका मतलब है मछली के आकार के आंख वाली। याद रखिएगा, मछली के आकार की आंख वाली देवी। तो मीनाक्षी का तात्पर्य यहां पर मछली के आकार की आंख वाली देवी के रूप में लिया गया, और इनका संबंध जो है दोस्तों शिव पार्वती से स्थापित किया गया है। मतलब इनको पार्वती जी का ही एक रूप माना गया है, और विष्णु जी की बहन के तौर पर यहां पर देखा गया है। तमिलनाडु के मदुरई में ये 6वीं शताब्दी में कुलशेखर जो पांड्य राजवंश के राजा थे, उनके द्वारा ये मंदिर स्थापित करवाया गया था। अब उनके द्वारा ये मंदिर क्यों स्थापित करवाया गया था? क्योंकि पांड्य जो राजा थे, इन राजाओं का जो प्रतीक था वो प्रतीक भी मछली था, इसलिए आप इनको मछली की आकृति के तौर पर देखते हैं। तो मदुरई का जो मीनाक्षी मंदिर है वो भारत का एक प्राचीनतम मंदिर है, ये ध्यान रखेंगे। और इस मंदिर का संबंध हम देखें तो शिव और पार्वती से है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तमिलनाडु के मदुरई में ये मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में, और 1300 से जब आप 1400 की तरफ जाते हैं तो इस ईस्वी को आप 14वीं शताब्दी के नाम से जानते हैं। तो 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी गई थी, स्थापना हुई थी, जिसकी राजधानी हम्पी थी। तुंगभद्रा नदी के किनारे पर हरिहर और बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय राजा थे, कहां के थे? विजयनगर साम्राज्य के राजा थे। 1509 से लेकर 1529 तक इन्होंने शासन किया था, और अष्टदिग्गज 8 तेलुगु भाषा के महानतम कवियों को शरण देने के लिए
कृष्णदेव राय जो है वो प्रसिद्ध रहे हैं। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? कुली कुतुब शाह। याद रखिए, चार मीनार का निर्माण करवाया था कुली कुतुब शाह ने, और लगभग 1518 में हैदराबाद में। कहाँ है चार मीनार? हैदराबाद में। वर्तमान में ये कहाँ हो गया? तेलंगाना। पहले कहाँ आता था? आंध्र प्रदेश। तो हैदराबाद जो है यहाँ 1518 में कुतुब शाही वंश जो है इनके कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का स्थापना करवाया था, जो यहाँ की पहचान बन चुका है। और याद रखिएगा कुली कुतुब शाह कौन है? तो यहाँ पर ये एक तुर्की अधिकारी के तौर पर आप इसको देखते हैं। कौन से अधिकारी के तौर पर? तुर्की अधिकारी के तौर पर देखते हैं, जिसने भारत में कुतुब शाही वंश की स्थापना की थी। तो चार मीनार कब बनी? 1581 में बनी थी। ठीक है। और यहां याद रखिएगा कि जो कुतुब शाह है, कुतुब शाह जो है ये कुतुब शाही वंश का 5वां शासक था। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो कुली कुतुब शाह ने ये स्थापना करवाई थी। और ये कहां है दोस्तों? गोलकुंडा का क्षेत्र जो है वो आपको देखने को मिलता है। ठीक, चलिए आगे बढ़े। गोलकुंडा कहां अवस्थित है? तो याद रखिएगा गोलकुंडा जो है वो आंध्र प्रदेश में गोलकुंडा अवस्थित है। अब आंध्र प्रदेश की हम बात कर ले तो यहां पर कैसे होगा? तो अब यहां पर आप हैदराबाद बोल सकते हैं। ये क्षेत्र जो है वो गोलकुंडा के लिए है। और आप इसमें लिख सकते हैं तेलंगाना का क्षेत्र जो है यहां पर गोलकुंडा रहा है। और ये भी ध्यान रखिएगा कि ये बहमनी सुल्तानों के समय पर इंपॉर्टेंट रूप से जाना गया, उनकी राजधानी भी रहा था। गोलकुंडा जो है वो अपने एक समय में कहीं ना कहीं रत्न हीरो के लिए प्रसिद्ध रहा है। और इसी क्षेत्र से आपको, आंध्र प्रदेश के क्षेत्र से ही आपको कोहिनूर हीरा भी प्राप्त होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो एक समय वो भी था जब गोलकुंडा के जो सुल्तान से, उससे अंग्रेजों ने गोलकुंडा के बंदरगाह का कहीं ना कहीं 500 पैगोडा वार्षिक में यूज करने का अधिकार भी ले लिया था। बाद में हम बात करें औरंगजेब के समय की, तो औरंगजेब की बात करें तो लगभग 1637 के आसपास औरंगजेब जो था इसने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया था शाहजहां के शासनकाल में। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? तो हम्पी का खुला संग्रहालय कर्नाटक में है। और इस हम्पी के खुले संग्रहालय को 1986 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। किस संगम वंशीय शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? तो याद रखेंगे मल्लिकार्जुन। मल्लिकार्जुन जो है इसे ये संगम वंशी शासक था जिसको प्रौढ़ देवराय भी कहा गया था। और मल्लिकार्जुन जो है दोस्तों, जो प्रौढ़ देवराय के रूप में जाना गया, इसने 1446 से लेकर 1465 के बीच में शासन किया। और अपने सामंतों को नियंत्रण करने की दृष्टि से हम देखें तो मल्लिकार्जुन जो है वो महत्वपूर्ण शासक दिखाई पड़ता है। देवराय द्वितीय के बाद शासक बना था कौन? मल्लिकार्जुन, जिसको प्रौढ़ देवराय के तौर पे जाना गया है। बीजापुर का गोल गुंबद किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। हरिहर और बुक्का का आभारी है। चार मीनार स्थित है। चार मीनार हैदराबाद में स्थित है। कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने इसको स्थापित करवाया था। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में हम्पी स्थित है, जो विजयनगर साम्राज्य की राजधानी के तौर पर फेमस रहा है। बुक्का प्रथम के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसको जाता है? तो याद रखिए कि यहाँ पर बुक्का के पुत्र कंपन जो थे, जिसको कंपराय भी कहा गया, इसको मदुरै विजय के लिए कहा जाता है। और इनकी पत्नी का नाम जो था वो गंगा देवी था। गंगा देवी था। और ये पत्नी जो थी ये लेखक भी थी, विद्वान थी, विदुषी थी। तो कंपन की पत्नी गंगा देवी थी। और गंगा देवी ने यहाँ पर मदुरै विजयम नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिसमें अपने पति कंपन की मदुरै विजय को इसने उल्लेखित किया है। तो गंगा देवी ने मदुरै विजयम की रचना की, जिसमें उसने कंपन के मदुरा विजय के बारे में उल्लेख किया है। मुस्लिमों की को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक कौन था? देवराय प्रथम था, जिसने 2000 से ज्यादा मुसलमानों को अपनी सेना में न केवल नियुक्त किया, उन्हें जागीरें भी देना प्रारंभ की थी। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और यमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं रहा? वारंगल का क्षेत्र जो है वो नहीं रहा। निम्नलिखित में से विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? संगम राजवंश था। देखिए विजयनगर साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर आपको 4 साम्राज्य देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले
लगभग 1336 से लेकर 1385 तक हम देखें तो ये संगम राजवंश देखने को मिलता है, जिसकी स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ये पहला राजवंश था। विजयनगर के संस्थापक भी हम लोगों को दिखाई पड़ते हैं। दूसरे राजवंश के तौर पर हम देखें तो यहां पर आपको हरिहर और सालू वंश देखने को मिलता है, जो लगभग 1485 से लेकर 1485 से लेकर हम देखें तो 1505 तक देखने को मिलता है। और उसके बाद तुलु वंश आता है, जो 1505 से लेकर 1570 तक दिखाई पड़ता है। होयसल वंश यह नहीं था। अंतिम वंश था अराविडु वंश, जो 1570 से लेकर लगभग 1650 तक दिखाई पड़ता है। तो ये चार वंश विजयनगर साम्राज्य के अंतर्गत थे। संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजेबेटकर थी? तो देवराय द्वितीय जो है, इसने हाथियों का शिकारी या गजेबेटकर की उपाधि धारण की थी। ठीक है। विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों को भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण कराया तथा कुरान के प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखता था? वह शासक कौन था? देवराय द्वितीय था। विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेव राय ने उपाधि धारण की थी। किस पुस्तक में कृष्णदेव राय अपने गए राजनीतिक प्रशासनिक सिद्धांतों का वर्णन मिलता है? तो अमुक्त माल्यद जो ग्रंथ है, यह कृष्णदेव राय ने लिखा है। कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली शासक तो थे ही, परंतु ये सबसे विद्वान शासक के तौर पर भी जाने गए इस क्षेत्र में। और इन्होंने अमुक्त माल्यद नाम का ग्रंथ लिखा, जिसमें अपने प्रशासनिक व्यवस्था हो, अपनी राजनीतिक व्यवस्था के जो सिद्धांत है उसके बारे में वर्णन किया है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ। इसका क्या परिणाम था? तो विजयनगर को घोड़े की आपूर्ति का एकाधिकार मिल गया, बिल्कुल सही है। पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिलने लगी थी इस क्षेत्र से, ये भी सही है। अनेक पुर्तगाली व्यापारियों व यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण किया, ये भी सही है। मतलब सभी के सभी चीजें आपको सही दिखती हैं। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, ये ध्यान रखना है। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था। तो हरिहर द्वितीय वो शासक है जिसने लगभग 1377 से लेकर 1404 के बीच में यहां पर शासन किया, और इसके शासनकाल में उसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था, यह ध्यान रखना है। अगर हम देखें तो ये बुक्का प्रथम जो शासन हुआ था, बुक्का प्रथम जो था, इसका पुत्र था वह उत्तराधिकारी था। कौन? हरिहर द्वितीय। और इसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थी। तो अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि विजयनगर साम्राज्य में संगम वंश की हम बात कर लें तो इसमें महाराजाधिराज की उपाधि धारण करने वाला कौन था? तो हरिहर द्वितीय था। बुक्का प्रथम का पुत्र था, उसका उत्तराधिकारी था। 1377 से 1404 के आसपास शासन दिखाई पड़ता है। इसने बहमनी साम्राज्य के शासकों ने जब जब विजयनगर क्षेत्र पर आक्रमण किया, इसे कई सारे आक्रमण को विफल किया, और अंत में हम देखें तो इसने गोवा का जो क्षेत्र रहा वो बहमनी शासकों से जीत लिया। और ना सिर्फ गोवा को जीता, हरिहर द्वितीय की अगर हम वीरता की बात करें तो इसका इतना ज्यादा प्रभाव था कि श्रीलंका से टैक्स वसूल करने का काम भी हरिहर द्वितीय के समय किया जाने लगा था। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो याद रखिए भू राजस्व की हम बात करें तो विजयनगर साम्राज्य में अगर पूरी तरीके से राज का जो हम बोले आय का साधन था तो वो भू राजस्व था, मुख्य साधन भू राजस्व था। इसके अलावा मनोरंजन की व्यवस्था, मेले वेले लगते थे, जुर्माना लगाया जाता था, दंड दिए जाते थे, व्यापार किया जाता था, कई प्रकार से साम्राज्य में आय होती थी। लेकिन आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था, जो लगभग 1/6 के आसपास होता था। याद रखिए 1/6 के आसपास ये अपने यहाँ पर भूमि कर वसूलते थे। उपज का 6वां हिस्सा जो था वो भूमि कर के तौर पे वसूला जाता था विजयनगर साम्राज्य के समय। और यहाँ पर कई प्रकार की भूमि की अलग अलग व्यवस्था देखने को मिलती है। अगर हम विजयनगर साम्राज्य में बात करें तो यहाँ पर ब्राह्मणों को कर मुक्त भूमि दी जाती है। याद रखिए कर मुक्त भूमि किसको? ब्राह्मणों को जो दी जाती थी
उसको ब्रह्मदेव कहते थे। क्या कहते थे? ब्रह्मदेव। अगर ब्रह्मदेव किसको कहते थे? तो ब्रह्मदेव वो भूमि थी जो ब्राह्मणों को विजयनगर साम्राज्य में दी जाती थी और ये टैक्स फ्री होती थी। इसके अलावा जो मठ होते थे, मठ जो होते थे, मठ का मतलब समझ गए, बौद्ध धर्म से संबंधित मठ जो होते थे, इनको दान दी गई भूमि, अब मठों को जो भूमि दान दी जाती थी, है ना, ये भी टैक्स फ्री होती थी, ये भी टैक्स फ्री होती थी। और इस टैक्स फ्री भूमि को क्या बोलते थे? मठापुर। तो मठापुर का मतलब मठों को दान दी गई फ्री, टैक्स फ्री जमीन होती थी। इसके अलावा मंदिरों को भी दी जाती थी, मंदिरों को टैक्स फ्री भूमि जो थी, इसको क्या कहते थे? इसको कहते थे देवदेय। तो एग्जाम में पूछेगा देवदेय क्या था? मंदिरों को जो टैक्स फ्री भूमि देते थे, मठों को टैक्स फ्री भूमि दी जाती थी, उसको क्या कहते थे? मठापुर कहते थे। ब्राह्मणों को टैक्स फ्री जो भूमि दी जाती थी, उसको क्या कहते थे? ब्रह्मदेव कहते थे। वैसे ही सैनिक को और अधिकारियों को भी भूमि दी जाती थी। अब वेतन के रूप में, याद रखिए, वेतन के रूप में या तो सैनिकों को भूमि दी जाएगी या फिर अधिकारियों को भूमि दी जाएगी। ठीक है, अब सैनिकों को और अधिकारी को जो भूमि दी जाती थी उसको बोलते थे आमरम। ये टैक्स फ्री नहीं होती थी, लेकिन वेतन के रूप में सैनिकों और अधिकारियों को भूमि दी जाएगी, उसको बोलेंगे अमरम कहते थे। इसके अलावा एक और भूमि का प्रकार था उबली। उबली भूमि जो था वो विशेष सेवा, अगर गांव में कोई विशेष सेवा देता था तो विशेष सेवा देने के लिए उस भूमि को आप उबली कहते थे। और आयगरों, जो ग्रामीण स्तर पर हम देखें सभाएं होती थी, उनको जो कर मुक्त भूमि दी जाती थी उसको मान्या कहते थे। तो मान्या, मठापुर, देवदेय, ब्रह्मदेव, उबली आदि वो भूमि थी जो विजयनगर साम्राज्य में अलग अलग प्रकार से देने का काम होता था। अठवण का क्या मतलब था? अठवण का मतलब था भू राजस्व विभाग। भू राजस्व विभाग को विजयनगर साम्राज्य में अठवण कहते थे। वह युग में जो सुमेलित नहीं है को इंगित करता है। बाज बहादुर कहां का शासक था? मालवा का। कुतुब शाह कहां का शासक था? गोलकुंडा का। मुजफ्फर शाह कहां का शासक था? गुजरात का। यूसुफ आदिल शाह शासक बीजापुर का था, ना कि अहमदनगर का था। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? तो तेलुगु भाषा के 8 सर्वोच्च कवियों को अष्टदिग्गज कहते थे, जिसमें तेनाली राम जैसे विद्वानों को भी शामिल किया गया था। तेलुगु साहित्य की दृष्टि से अगर हम चरमोत्कर्ष का काल कहें तो वो काल कृष्णदेव राय का काल माना जाता था, क्योंकि इन्होंने तेलुगु में साहित्य को बहुत ज्यादा बढ़ावा दिया था। ये ध्यान रखेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। राजवंश दिए हैं और दूसरी तरफ सूची 2 में राज्य दिए हैं। अब सूची 2 में राज्य दिए हैं और सूची 1 में हम बात करें तो राजवंश दिए हैं। यहां पर देखिए आदिल शाह, आदिल शाह का संबंध किससे था? बीजापुर से था। तो आदिल शाह को किससे जोड़ दीजिए? बीजापुर से जोड़ दीजिए। कुतुब शाही का संबंध किससे था? गोलकुंडा से था। तो कुतुब शाही को किससे जोड़ दीजिए? गोलकुंडा से जोड़ दीजिए। निजाम शाही का संबंध किससे था? अहमदनगर से था। तो निजाम शाही को अहमदनगर से जोड़ दीजिए। और इमाद शाही का संबंध किससे था? तो बराड़ से था। तो बराड़ से जोड़ दीजिए। तो ये आप लोगों को याद होना चाहिए, कौन से शासक किस राज्य से संबंधित थे, किस प्रकार से उनका योगदान था। ठीक है, अगला प्रश्न है, शर्की सुल्तानों के शासनकाल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? तो याद रखिए, जौनपुर, जौनपुर जो उत्तर प्रदेश में है, इसे पूर्व का सिराज या सिराज ए हिंद या भारत का सिराज कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये साहित्य की कला की दृष्टि से और स्थापत्य कला की दृष्टि से बात करें तो बहुत अग्रणी था, इसीलिए इसको भारत का सिराज या पूर्व का सिराज कहा गया है। ठीक है, आगे बढ़े। कल्हण की राजत रंगनी, जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है, को किसने आगे बढ़ाया था? तो जोनराज और श्रीवर। जोनराज और श्रीवर वो व्यक्ति थे जिन्होंने जिस प्रकार से 1148-1150 में कल्हण ने रजत रंगनी लिखा और इससे कश्मीर के इतिहास के बारे में हम लोगों को पता चला, वैसे ही जोनराज ने भी कश्मीर के इतिहास के बारे में लिखा और इनके ग्रंथ को द्वितीय राजत रंगनी के नाम से जाना गया है। अपनी मदुरा विजय का वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवियत्री कौन थी? गंगा देवी जो है, उन्होंने मदुरा विजयम नाम की कृति रचना की,
जिन्होंने इनके अपने पति कंपराय जो थे उनकी मदुरा विजय के बारे में लिखा है, उसके बारे में उल्लेख किया है। बहमनी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन बहमन शाह, जिसको हसन गंगू के नाम से जानते थे। उसने 1347 में बहमनी साम्राज्य की स्थापना की थी। वैदिक ग्रंथों के प्रति भाष्यकर सायण निम्न में से किसके दरबार में सक्रिय थे? तो विजयनगर काल में सायण आपको दिखाई पड़ते हैं। 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का, जिसको हम लोग बन्नी हट्टी का युद्ध भी कहते हैं। बन्नी हट्टी का युद्ध हो, तालीकोटा का युद्ध हो, राक्षस तंगड़ी का युद्ध हो, ये तीनों के तीनों नाम एक ही युद्ध के लिए जाने जाते हैं, जो 25 जनवरी को 1565 को होता है। और इसके साथ साथ विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा के युद्ध के साथ होता है। अब इस युद्ध में एक तरफ तो विजयनगर साम्राज्य है, दूसरी तरफ हमें एक महासंघ दिखाई पड़ता है। इस महासंघ में अहमदनगर, इस महासंघ में बीजापुर, इस महासंघ में बीदर, इस महासंघ में गोलकुंडा। दक्कन के अगर हम बात कर लें तो दक्कन का जो क्षेत्र है, इसमें दक्कन के जो इंपॉर्टेंट अदर साम्राज्य रहे हैं, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, इनके सुल्तानों ने एक महासंघ बनाया और ये महासंघ जो है वो तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई करता है और अंत में विजयनगर साम्राज्य का इसमें पराजय होता है और इसके बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। न केवल विजयनगर साम्राज्य का पतन होता है, दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य का पतन भी यहां हम देखते हैं विजयनगर के पतन के साथ साथ। कश्मीर का शासक, जो कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है, वह जैनुल आबिदीन रहा, जिन्होंने कश्मीर में सफलता के साथ शासन किया। 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक रहे थे जैनुल आबिदीन, जिनको कश्मीर का अकबर कहा गया है। कृष्णदेव राय ने आमुक्त माल्यद काव्य की रचना किस भाषा में की है? तो ये तेलुगु भाषा में रचना की गई है, जिससे कि हमें कृष्णदेव राय के प्रशासन की, राजनीति की जो नीतियां, जो सिद्धांत, उनके बारे में जानकारी मिलती है। कृष्णदेव राय का राजकवि कौन था? पेदत्रा जो है वो कृष्णदेव राय का राजकवि था। कृष्णदेव राय खुद भी एक विद्वान थे, जिनके ग्रंथ के बारे में अभी हमने बात की। इनके दरबार में तेलुगु भाषा के 8 दिग्गज कवि रहते थे, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता था, जिनके बल पर कहीं ना कहीं तेलुगु साहित्य जो रहा वो कृष्णदेव राय के समय अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचा था। इसमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? तो कृष्णदेव राय को आंध्र भोज कहा जाता है, आंध्र का पितामह कहा जाता है, अभिनव भोज कहा जाता है। तो अभिनव भोज आंध्र का पितामह, आंध्र भोज ये कृष्णदेव राय को कहा जाता है, क्योंकि ये क्षेत्र के उद्धारक थे, सबसे शक्तिशाली शासक थे। किसका शासनकाल तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है? तो कृष्णदेव राय का युग तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग माना जाता है। सूची को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ दिया है पुस्तक, एक तरफ दिया उसके लेखक। मनुचरित किसने लिखी थी? अल्लासनी पेदन्ना ने। पराजित अपहरणम किसने लिखा था? नंदी तिमैया ने। पांडुरंग महामात्य किसने लिखा था? तेनालीराम ने। और आमुक्त माल्यद किसने लिखा था? कृष्णदेव राय ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसका निर्माण नहीं करवाया? तो कृष्णदेव राय ने कृष्णा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, हजारा स्वामी मंदिर का निर्माण करवाया था, लेकिन मीनाक्षी मंदिर का निर्माण कुलशेखर ने करवाया था, जो पांड्य राज्यवंश से संबंधित थे। 6वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण करवाते हैं कुलशेखर जी। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हमने विजयनगर साम्राज्य के प्रारंभिक शासकों से संबंधित प्रश्नों को हमने देखा है। इससे कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और होंगे जो विजयनगर साम्राज्य के प्रशासन से संबंधित होंगे, विजयनगर साम्राज्य के साहित्य से संबंधित होंगे। वो हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में अगली क्लास में देखने वाले हैं। क्लियर? तो आप सब लोग इस लेक्चर को देखिए, जो जो चीजें बताई गई हैं उनको नोट करिए, क्योंकि हमने इस लेक्चर में कहीं ना कहीं एक पूरा विजयनगर साम्राज्य से जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं सबको डिस्कस कर लिया। ठीक है, जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, मिलता हूं अगले लेक्चर में इसके आगे के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।